नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सुदेश, अपनी बिटिया की लगाम जरा लगा कर रख। अरे, बेटियों को बेटों की तरह छूट नहीं देना चाहिए, लेकिन तेरे दिमाग में ना जाने कौन से पत्थर पड़े हैं जो नंदिनी को इतनी छूट दे रखी है। अरे बेटी है बेटी, बेटी को बेटी की तरह रख। गांव के मुखिया से लेकर जाति बिरादरी वाले भी सुदेश जी को ताने मारते रहते, लेकिन नंदिनी को सुदेश जी ने कभी नहीं टोका। वे हमेशा चाहते थे कि उनकी बिटिया अपने सपनों की उड़ान भरे, वह इतनी काबिल बने कि समाज में एक मिसाल कायम कर सके। लेकिन समाज के दकियानूसी विचार और तानों ने उनकी कमर ढीली कर दी। लेकिन इन सब बातों से बेखबर नंदिनी निडर होकर, अपनी ही मस्ती में मस्त होकर, उसे जो करना रहता वह करती रहती। उसने न ही कभी बारिश में बाढ़ आने के बारे में सोचा, न गर्मी के मौसम में लू लगने के बारे में सोचा, न ठंड के मौसम में सर्दी लगने के बारे में चिंता की। वह तो एक चट्टान की तरह अटल विश्वास और दृढ़ निश्चयी लड़की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे समाज के सामने कभी अपनी गलती न होने पर भी झुकना पड़ेगा। लेकिन ये मानव समाज है दोस्तों। लोग यहाँ दिखावे की दुनिया और चकाचौंध के पीछे भागते हैं। इस समाज में ऊंच नीच और अमीर गरीब के बीच बहुत बड़ी खाई होती है, जिसे हम और आप जैसे लोगों ने ही बनाया है, और हमारे लोग ही उसमें पिसते चले जाते हैं। आज की कहानी में नंदिनी एक ऐसी पात्र है जिसे शहर ने ठुकराया और गांव ने जलील किया, लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस साहसी योद्धा की जिसने अपने हिम्मत और बल से एक ऐसा रास्ता चुना जिसने अपने आप को ही नहीं, पूरे मानव समाज को हिम्मत और साहस के तराजू में खरा उतरने पर मजबूर कर दिया, और समाज को ऐसा आईना दिखाया कि जिन्होंने अपना सब कुछ हार दिया हो, जीवन जीने की चाहत छोड़ दी हो, उन्हें फिर से नए उत्साह के साथ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए सुनते हैं उस योद्धा की साहस की कहानी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। शहर ने जिसे बेघर किया और गांव ने बेसहारा। लोगों ने उसे अभागन कहा, उसे ताने दिए कि इसमें ही कोई खोट होगा, तभी तो उतने बड़े शहर से खदेड़ दी गई। लेकिन उसने मन ही मन संकल्प किया, नहीं, मैं अपनी किस्मत दूसरों की गालियों, तानों या तिरस्कार से नहीं, अपने मेहनत के कलम की स्याही से लिखूंगी। क्योंकि दुनिया जितनी बेदर्द है, वह उतनी ही अपने संकल्पों पर अडिग और अपने सपनों को पूरे करने की चाह में जिद्दी है। जब सारी दुनिया सोती थी, वह जागती थी। वह भूख से लड़ती थी, परिश्रम करती थी, ताकि उसका बेटा सिर उठाकर जी सके। मेहनत की स्याही जब किस्मत के पन्नों पर गिरती है, तो समाज के ताने खुद ब खुद खामोश हो जाते हैं। उसने कहा, मनोज जी, नफरत करना कमजोर लोगों का काम है। मैंने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन आपने मुझे खुद को पहचानने का रास्ता दिखाया था, जिसे तुमने आधी रात को अपने घर से बाहर निकाला था और लात मारकर ठुकरा दिया था। आज वही तुम्हारी तकदीर लिख चुका है। ये शब्द हैं नंदिनी के, जिसने वो मुकाम हासिल करके दिखाया जिसे मनोज ने धूल का कण समझकर ठोकर मारकर धक्का दे दिया था। बिहार की मिट्टी में एक अजीब सी सौंधी खुशबू है जो संघर्ष और स्वाभिमान की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसी मिट्टी की गोद में बसा है एक छोटा सा गांव, बलरामपुर। कहने को तो यह सिर्फ एक गांव है जहां कच्ची सड़कें और धूल भरे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के हौसले हिमालय जैसे ऊंचे हैं। इसी गांव के एक सुदूर कोने में बना था एक छोटा सा कच्चा मकान। दीवारें मिट्टी की थी और छत पर खपरेल बिछी हुई थी, जो हर मानसून में पिता की चिंता बढ़ा देती थी। इसी आंगन की तुलसी की छांव में पली बढ़ी थी नंदिनी। नंदिनी कोई साधारण लड़की नहीं थी। जब वह बात करती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, ऐसी चमक जो अक्सर उन लोगों की आंखों में होती है जो सीमाओं को लांघकर आसमान छूने का दम रखते हैं। उसके पिता सुदेश जी एक सीधे साधे किसान थे। उनका शरीर धूप में तप कर तांबे जैसा हो गया था और हाथों की हथेलियां खेत में कुदाल चलाते चलाते इतनी सख्त हो गई थी
कि उनमें मेहनत की लकीरें साफ पढ़ी जा सकती थी। सुदेश जी के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे वे अपने खून पसीने से सींचते थे ताकि घर का चूल्हा जल सके। माँ लीला देवी घर का सारा काम संभालती और नंदिनी को हमेशा एक ही बात सिखाती। कहती, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी इज्जत ही हमारा सबसे बड़ा गहना है, इसे कभी आंच मत आने देना। लीला देवी को अपनी बेटी की बुद्धिमानी पर गर्व था, लेकिन वह गांव की दकियानूसी सोच से भी डरी रहती थी। वे जानती थी कि इस समाज में एक लड़की का सपना देखना ही कई बार अपराध मान लिया जाता है। नंदिनी का पढ़ाई के प्रति लगाव बचपन से ही जुनून जैसा था। गांव के उस जर्जर सरकारी स्कूल में जहां अक्सर छतों से प्लास्टर गिरता था, नंदिनी सबसे अगली कतार में बैठती थी। उसके पास महंगे बैग या फैंसी स्टेशनरी नहीं थी। वह अपनी पुरानी किताबों को अखबार के पन्नों से कवर करके रखती थी ताकि वे फटने न पाएं। स्कूल के मास्टर जी अक्सर सुदेश जी को रोक कर कहते थे, सुदेश, तुम्हारी बिटिया के दिमाग में साक्षात सरस्वती का वास है, इसे बस चूल्हे चौके तक मत सीमित रखना। अगर इसे सही मौका मिला तो यह एक दिन पूरे जिले में तुम्हारा और इस गांव का नाम रोशन करेगी। नंदिनी का सपना बहुत बड़ा और नेक था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। इसके पीछे एक पुरानी और दर्दनाक टीस छुपी हुई थी। जब वह 7 साल की थी, उसने अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन को इलाज के अभाव में दम तोड़ते देखा था। उन दिनों बलरामपुर में कोई अस्पताल नहीं था और शहर जाने के लिए न तो पैसे थे और न ही समय। उस रात अपनी माँ की चीखें और पिता की बेबसी देखकर नंदिनी ने तय कर लिया था कि वह पढ़ लिख कर एक ऐसी डॉक्टर बनेगी जो गरीबों का इलाज मुफ्त में करेगी। लेकिन बलरामपुर जैसे समाज में जहां लड़कियों की शादी 16-17 साल की उम्र में कर देना ही सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता था, नंदिनी की पढ़ाई कई लोगों की आंखों में खटकती थी। गांव के चौराहे पर हुक्का पीते बुजुर्ग अक्सर सुदेश जी को ताना मारते थे, अरे सुदेश, इतना पढ़ाकर इसे क्या कलेक्टर की कुर्सी पर बैठाओगे? आखिर में तो इसे दूसरों के घर में जाकर पराई रसोई ही संभालनी है। जितना पैसा इसकी फीस और किताबों में बर्बाद कर रहे हो ना, उतना दहेज के लिए बचा कर रखो, वरना बाद में पछताओगे। लेकिन सुदेश जी इन सब बातों को अनसुना कर देते थे। वे खुद फटे हुए कुर्ते पहनते, पैरों में टूटी चप्पलें लेकर मीलों पैदल चलते ताकि नंदिनी के लिए नई किताबें ला सके। वक्त गुजरता गया और नंदिनी ने 12वीं की परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो पूरे जिले में तहलका मच गया। नंदिनी ने पूरे जिले में टॉप किया था। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी और पहली बार सुदेश जी की गर्दन गांव में गर्व से ऊंची हुई। नंदिनी का उत्साह 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि अब उसके सपनों की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। वह डॉक्टर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए शहर जाने के सपने देखने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत की लकीरें अक्सर सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर मुड़ जाती है। उसी साल कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि गंडक नदी का पानी उफान पर आ गया। बाढ़ ने सुदेश जी के खेतों को शमशान बना दिया। सारी फसल बर्बाद हो गई और जो थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने नंदिनी की आगे की पढ़ाई के लिए पाई पाई जोड़कर रखा था, वह साहूकार का कर्जा चुकाने और घर की मरम्मत में चला गया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी एक चुनौती बन गया। उसी समय शहर से एक रिश्ता आया मनोज का। मनोज एक संपन्न परिवार से था और शहर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। मनोज के पिता ने कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, बस एक पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू चाहिए। गांव के लोगों और रिश्तेदारों ने सुदेश जी को घेर लिया। सुदेश, देखो, भगवान ने खुद रास्ता दिखाया है, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और नंदिनी शहर में राज करेगी, राज। मेडिकल की पढ़ाई में तो लाखों रुपये लगेंगे, कहाँ से लाओगे तुम? क्या तुम अपनी जवान बेटी को घर में बैठाकर रखना चाहते हो? सुदेश जी अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। वे अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने नंदिनी से पढ़ाई छोड़ने को कहा तो उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। एक रात नंदिनी ने अपने पिता को
आंगन में अकेले बैठे अंधेरे में सुबकते देखा, वह समझ गई कि उसके सपने उसके पिता की लाचारी और समाज के बोझ के आगे छोटे पड़ रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी है। क्या अब वह अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अगली सुबह नंदिनी ने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया। उसने अपनी उन प्यारी किताबों को निकाला जिनसे वह बातें किया करती थी। उसने स्टेथोस्कोप वाले अपने पुराने स्केच को देखा और फिर उसे धीरे से मोड़कर एक पुराने लोहे के बक्से में बंद कर दिया। वह अपने पिता के पास गई, उनके चरणों को छुआ और शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे आगे नहीं पढ़ना। सुदेश जी ने उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि वह अपनी बेटी के सपनों का कत्ल कर रहे हैं, लेकिन नंदिनी ने खुद को पत्थर बना लिया था। कुछ ही हफ्तों में धूमधाम से शादी हो गई। पूरा गांव कह रहा था कि नंदिनी की किस्मत खुल गई है। लाल जोड़े में सजी, माथे पर भारी बिंदिया और आंखों में काजल लगाए जब नंदिनी विदा होने लगी तो उसने अपनी उस छोटी सी खिड़की को आखिरी बार देखा जहां बैठकर वह तारों को देखते हुए डॉक्टर बनने के सपने बुना करती थी। डोली में बैठते समय उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा, क्योंकि उसने अपने आंसुओं को अपने भीतर ही सुखा लिया था। नंदिनी विदा होकर शहर के उस चकाचौंध की ओर बढ़ गई जिसे समाज सफलता कह रहा था। उसे लगा कि शायद यही उसकी नियति है और अब बस उसे एक अच्छी पत्नी बनकर रहना है। लेकिन उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस मनोज को वह अपना हम सफर समझ रही थी, वह उसके स्वाभिमान को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बलरामपुर की सीमा पार करते ही नंदिनी के जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया था और एक ऐसा संघर्ष शुरू होने वाला था जिसके लिए उसने कभी तैयारी की ही नहीं थी। शहर की ऊंची इमारतों और शोर शराबे के बीच नंदिनी की खामोशी एक बड़े तूफान का संकेत थी। बलरामपुर की सीमा पार करते ही सड़क का रंग बदलने लगा था। धूल और मिट्टी की जगह अब तारकोल की काली चिकनी सड़कें थी। नंदिनी कार की खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद उसके जीवन का वनवास अब खत्म हो गया है। मनोज का शहर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें नंदिनी का पूरा गांव कई बार समा जाए। जब गाड़ी एक बड़ी लोहे की गेट के सामने रुकी तो नंदिनी ने ऊपर देखा। 6 मंजिला ऊंची इमारत। मनोज का फ्लैट 4थी मंजिल पर था। घर के अंदर कदम रखते ही नंदिनी की आंखें चौंधिया गई। दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स, पैरों के नीचे मखमली कालीन और रसोई में ऐसी मशीनें जो उसने कभी फिल्मों में भी नहीं देखी थी। लेकिन चकाचौंध की ये उम्र बहुत छोटी निकली। शादी के महज 1 सप्ताह बाद ही घर के माहौल से मिठास गायब होने लगी। मनोज का असली चेहरा तब सामने आया जब एक दिन नंदिनी ने अलमारी साफ करते समय गलती से उसकी एक पुरानी फाइल हटा दी थी। मनोज ने उस दिन जिस तरह से चिल्लाकर उसे जाहिल कहा, वह नंदिनी के कान में किसी तीर की तरह चुभा। उसे लगा कि शायद काम के दबाव में वह ऐसा कर रहा है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मनोज एक ऐसे पुरुष की मानसिकता रखता था जिसके लिए पत्नी कोई जीवन संगिनी नहीं बल्कि घर की सजावट का सामान थी जिसे उसकी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहिए था। नंदिनी ने सोचा था कि शहर आकर वह अपनी अधूरी पढ़ाई के बारे में मनोज से बात करेगी। एक दोपहर जब मनोज खुश मूड में था, नंदिनी ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहा, मनोज जी, पास में ही एक गर्ल्स कॉलेज है, क्या मैं वहां जाकर अपना मेडिकल एंट्रेंस का फॉर्म फिर से भर सकती हूँ? घर का सारा काम निपटाकर मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए जाऊंगी। मनोज की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने चाय का कप मेज पर इतनी जोर से पटका कि चाय नंदिनी की नई साड़ी पर गिर गई। वो फुसफुसाते हुए लेकिन जहरीले लहजे में बोला, मेडिकल डॉक्टर बनना है तुम्हें? नंदिनी आईने में अपनी शक्ल देखी है? गांव की लड़कियों को शहर के 2 अक्षर क्या सिखा दो, वे सीधे आसमान में उड़ने लगती हैं। मेरी पत्नी होकर तुम बाहर जाकर पराये मर्दों के बीच पढ़ाई करोगी? इस घर में रहना है तो ये डॉक्टर बनने का कीड़ा दिमाग से निकाल दो। यहाँ तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, वो है मेरी और मेरे परिवार की सेवा करना।
तुम यहाँ पढ़ने नहीं, अपना घर बसाने आई हो। नंदिनी का स्वाभिमान उस दिन पहली बार लहूलुहान हुआ था। उसने रात भर रोते हुए अपनी उन किताबों को याद किया जो उसके बक्से में बंद थी। मनोज का व्यवहार दिन ब दिन और भी क्रूर होता गया। उसे हर चीज में मिन मेख निकालने की आदत होती गई। अगर चावल थोड़े से ज्यादा पक जाते तो वह पूरी प्लेट डस्टबिन में फेंक देता और नंदिनी को भूखा रहने पर मजबूर कर देता। वह उसे अक्सर यह एहसास दिलाता कि वह उस पर एहसान कर रहा है, उसे इस आलीशान घर में रखकर। नंदिनी का शहर का जीवन अब किसी जेल से कम नहीं था, जहां जेलर उसका अपना ही पति था। इस दमघोटू माहौल के बीच नंदिनी को पता चला कि वह मां बनने वाली है। उसे लगा कि शायद अब मनोज के दिल में थोड़ी सी ममता जागेगी। 9 महीने का वह सफर नंदिनी के लिए बहुत ही भारी था। उसके पैरों में सूजन थी, कमर में दर्द रहता था, लेकिन मनोज को उसकी सेहत से ज्यादा अपनी सुविधाओं की चिंता रहती थी। उसे वक्त पर गर्म खाना और प्रेस किए हुए कपड़े चाहिए थे, चाहे नंदिनी की हालत कैसी भी हो। जब अनय का जन्म हुआ तो नंदिनी की आंखों में पहली बार खुशी के सच्चे आंसू आए। उसने अनय के नन्हे हाथों को पकड़कर कसम खाई कि वह उसे वह सारी खुशियां देगी जो उसे नहीं मिली। लेकिन अनय का आना मनोज के लिए खुशी नहीं बल्कि एक नया झंझट था। उसे बच्चे का रोना पसंद नहीं था। जब अनय रात को जागता तो मनोज नंदिनी को कोसता और उसे कमरे से बाहर निकाल देता। कई रातें ऐसी गुजरी जब नंदिनी ने हॉल के सोफे पर बैठकर या ठंडी जमीन पर लेटकर अनय को चुप कराया। मनोज की मानसिकता इतनी छोटी थी कि वह अनय के कपड़ों को और दूध के खर्चों को लेकर भी ताने मारता रहता था। वह कहता, तुम्हारी वजह से एक और बोझ मेरे सिर पर आ गया है। नंदिनी यह सब सुनकर अंदर ही अंदर मरती रहती, लेकिन वह चुप रहती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने पलटकर जवाब दिया तो बात उसके मायके तक पहुंच जाएगी और उसके बूढ़े पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समय के साथ मनोज की आदतों में एक और बदलाव आया। वह अब अक्सर देर रात घर आने लगा था। उसके कपड़ों से परफ्यूम की तेज खुशबू आती थी जो नंदिनी की नहीं होती थी। नंदिनी का शक तब हकीकत में बदला जब एक रात मनोज नशे में धुत था और उसके फोन पर लगातार किसी कल्पना नाम की लड़की के मैसेजेस आ रहे थे। नंदिनी ने जब हिम्मत जुटाकर इस बारे में पूछा तो मनोज ने शर्मिंदा होने के बजाय उसे थप्पड़ जड़ दिया। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। वो तुम्हारी तरह गंवार नहीं है। वह पढ़ी लिखी है, आधुनिक है। तुझे तो अपने साथ मुझे बाहर ले जाने में भी शर्म आती है। तुम मेरे गले की हड्डी बन गई हो। वह थप्पड़ नंदिनी के गाल पर नहीं बल्कि उसकी उस आखिरी उम्मीद पर था जो उसने इस शादी से लगा रखी थी। मनोज का रवैया अब पूरी तरह से बदल गया था। उसने नंदिनी को पैसे देना बंद कर दिया। घर का राशन लाने के लिए भी उसे गिड़गिड़ाना पड़ता था। अक्सर अनय के सामने ही नंदिनी को गंदी गंदी गालियां देता। नंदिनी को समझ आ गया था कि वह जिस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने का वादा करके आई थी वह असल में एक वहसी था। मनोज चाहता था कि नंदिनी खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाए, लेकिन जब नंदिनी ने हार नहीं मानी तो उसने सबसे घटिया रास्ता अपनाया। एक शाम जब बारिश हो रही थी, मनोज घर आया और उसके हाथ में कुछ कानूनी कागजात थे। उसने बिना किसी भावना के कहा, ये तलाक के कागज हैं। मैंने अपनी जिंदगी से तुम्हें बेदखल करने का फैसला कर लिया है। मुझे कल्पना के साथ अपनी नई शुरुआत करनी है और उसमें तुम्हारी और इस बच्चे की कोई जगह नहीं है। नंदिनी का सिर घूमने लगा। उसने मनोज के हाथ जोड़े, उसके पैरों में गिर गई। अनय की दुहाई दी, मनोज जी, मैं चुपचाप एक कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे घर से मत निकालिए। मेरे गांव में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे पिता मर जाएंगे। यह सुनकर लेकिन मनोज पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे धकेलते हुए दरवाजे से बाहर कर दिया। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। उसने अनय का छोटा सा थैला और नंदिनी का वही पुराना किताबों वाला बक्सा बाहर फेंक दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। नंदिनी उस अंधेरी रात में बिजली की कड़कड़ाहट के बीच शहर की सड़क पर अकेली खड़ी थी। एक हाथ में उसका रोता हुआ बच्चा था और दूसरे में उसकी पुरानी यादों का बक्सा।
उसके पास न रहने का ठिकाना था, न सिर छुपाने का छत। जो शहर उसे कभी सपनों की नगरी लगता था, आज वही उसे कच्चा चबाने को दौड़ रहा था। लेकिन उस रात जब उसने अनय की सिसकियां सुनी तो नंदिनी की आंखों का पानी अचानक सूख गया। उसके अंदर की वह सहमी हुई लड़की मर चुकी थी। उसने अपने दुपट्टे से खुद को मजबूती से बांधा, अपना बक्सा उठाया और बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगी। उसने तय कर लिया था कि वह अब रोएगी नहीं बल्कि लड़ेगी। वह बलरामपुर वापस जा रही थी, एक हारी हुई पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी माँ के रूप में जिसे अब अपने और अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से टकराना था। शहर से बलरामपुर की दूरी शायद 100 किलोमीटर रही होगी, लेकिन नंदिनी के लिए वह सफर 7 जन्मों के फासले जैसा था। रोडवेज की उस खटारा बस में जिसकी खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और जिससे आने वाली ठंडी हवा सीधे कलेजे को चीर रही थी, नंदिनी एक कोने में सिमटी बैठी थी। बस जब सड़क के गड्ढों में हिचकोले खाती तो उसकी गोद में सो रहा मासूम अनय चौंक कर जाग जाता और अपनी माँ के सूखे स्तनों से दूध खोजने की कोशिश में सिसकने लगता। नंदिनी के पास उसे देने के लिए न तो दूध था और न ही मन में कोई तसल्ली। बस में बैठी अन्य सवारियां, जिनमें से कुछ उसके अपने ही इलाके के लोग थे, उसे किसी मुजरिम की तरह देख रहे थे। उसके बिखरे हुए बाल, सूजी हुई लाल आंखें, चेहरे पर पड़े मनोज के थप्पड़ों के नीले निशान और हाथ में वह पुराना लोहे का बक्सा, सब कुछ चिल्ला चिल्लाकर उसकी हार और बर्बादी की कहानी बयां कर रहे थे। जैसे ही बस बलरामपुर के बस स्टैंड पर रुकी, नंदिनी के कदम मिट्टी पर पड़ने से पहले ही ठिठक गए। सुबह की मध्यम केसरिया रोशनी में गांव के नीम के पेड़ों की सरसराहट और मिट्टी की सौंधी महक उसका स्वागत तो कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि ये महक जल्दी ही सामाजिक बहिष्कार के जहर में बदलने वाली है। जब वह अपने घर की चौखट पर पहुंची तो उसके पिता सुदेश जी कुएं पर पानी भर रहे थे। अपनी लाडली बेटी को इस तरह बेहाल फटेहाल स्थिति में अचानक सामने खड़ा देखकर उनके बूढ़े हाथों से बाल्टी छूट गई और सारा पानी जमीन की प्यासी मिट्टी में समा गया। नंदिनी बिना कुछ कहे अपने पिता के पैरों में गिर पड़ी। उस पल बलरामपुर की शांत सुबह उसकी हृदय विदारक चीखों से गूंज उठी। माँ लीला देवी रसोई से हाथ पोंछती हुई दौड़कर आई और अपनी बेटी की यह दशा देखकर वहीं आंगन में बैठ गई। वह घर जो कभी नंदिनी की खिलखिलाहट से भरा रहता था, आज जीते जी एक शमशान जैसा बन चुका था। खबर जंगल की आग की तरह पूरे बलरामपुर में फैल गई कि सुदेश जी की बिटिया, जो उसके अमीर शहर वाले दामाद ने घर से निकाल बाहर किया है, शाम होते होते गांव की चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ाते बुजुर्गों के बीच नंदिनी के चरित्र का पोस्टमार्टम शुरू हो गया। गांव का समाज, जो बाहर से सादा और धर्मपरायण दिखता है, किसी टूटे हुए और बेसहारा इंसान के लिए दुनिया की सबसे बेरहम जगह बन सकता है। अगले दिन जब नंदिनी अनय के लिए थोड़ा सा दूध लेने पनघट के पास से गुजरी तो वहां पानी भर रही औरतों ने अपनी बातें अचानक रोक दी और उसे ऐसी नजरों से देखने लगी जैसे वह कोई डायन हो या कोई मुजरिम हो। किसी ने जोर से कहा, देखो आ गई अभागन, जरूर इसी के लक्षण खराब रहे होंगे, वरना शहर का इतना बड़ा आदमी इसे क्यों छोड़ता। कहते हैं शहर में इसका किसी और से चक्कर था। वे शब्द नंदिनी के कानों में खौलता हुआ तेल बनकर गिरे। नंदिनी के लिए अब घर की 4 दीवारी से बाहर निकलना किसी युद्ध के मैदान में उतरने जैसा हो गया था। गांव के आवारा लड़कों ने उसके घर के आसपास चक्कर काटना शुरू कर दिया, मानो कोई तलाकशुदा औरत उनकी निजी संपत्ति या मनोरंजन का साधन हो। उसके पिता सुदेश जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से सर उठाकर जी थी, आज शर्म और ग्लानि के मारे नजरें झुकाकर गलियों से गुजरने लगे थे। मुखिया जी ने एक शाम घर आकर बड़े ही रूखे लहजे में कह दिया, सुदेश, समाज के नियमों का ध्यान रखो। तुम्हारे घर में एक ऐसी औरत रहेगी जिसका पति से कोई नाता नहीं बचा तो हमारी बहू बेटियों के दिमाग खराब होंगे। इसे कहीं दूर किसी रिश्तेदारी में छोड़ आओ या इसका कोई और बंदोबस्त करो, वरना हमें पंचायत बुलानी पड़ेगी। सुदेश जी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उनकी कांपती हुई आंखें कह रही थी कि वे अपनी बेटी को दोबारा उस मौत के कुएं में नहीं झोंकेंगे। नंदिनी के भीतर अब एक गहरा दम घोटू अंधकार समा गया था। वह
घंटों अपने कमरे के अंधेरे कोने में बैठी रहती और अपनी उन पुरानी धूल भरी मेडिकल की किताबों को सीने से लगाकर रोती रहती। उसे लगता था कि यह समाज उसकी आत्मा को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके नोच रहा है। घर की आर्थिक स्थिति अब बद से भी ज्यादा बदतर हो गई थी। फसल पहले से ही बर्बाद हो चुकी थी और अब सामाजिक बहिष्कार के कारण सुदेश जी को कोई मजदूरी पर भी नहीं बुला रहा था। एक रात अनय को तेज बुखार हुआ। वह तड़प रहा था, लेकिन घर में एक ढेले की भी दवा लेने के पैसे नहीं थे। सुदेश जी ने अपनी पुरानी साइकिल, जो उनकी जिंदगी की इकलौती संपत्ति थी, बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी सहानुभूति तक नहीं दिखाई। उस रात नंदिनी ने अपनी माँ को रसोई के कोने में फूट फूट कर रोते सुना। हे भगवान, इससे अच्छा तो मेरी कोख ही बांझ रह जाती। कम से कम मेरी बेटी को यह जिल्लत तो न देखनी पड़ती। अब तो गांव वाले हमारे घर का पानी तक पीना बंद कर देंगे। उस रात नंदिनी के भीतर कुछ तो था जो बहुत ही गहराई तक जाकर टूट गया और उस टूटने की आवाज़ से एक नए संकल्प का जन्म हुआ। उसने महसूस किया कि उसका व्यक्तिगत दुख अब पूरे परिवार को लील रहा है। उसने अपनी आंखों के खारे आंसू अपने दुपट्टे से पोंछे और आईने में अपना मुरझाया हुआ चेहरा देखा। उसने खुद से एक भीषण प्रतिज्ञा की, अगर मैं आज नहीं खड़ी हुई तो यह समाज मेरे बूढ़े पिता को मार डालेगा और मेरे बेटे का भविष्य सड़कों पर रौंद दिया जाएगा। मुझे समाज की सहानुभूति नहीं, समाज का सम्मान चाहिए, और सम्मान केवल सफलता से ही मिल सकता है। अगले ही दिन उसने अपना पुराना सूती का दुपट्टा सर पर कसकर बांध लिया और काम की तलाश में निकल पड़ी। वह गांव के उस प्राथमिक विद्यालय में गई जहां उसने कभी स्वर्ण पदक जीते थे। हेडमास्टर साहब, जो कभी उसके पिता के गहरे मित्र हुआ करते थे, उन्होंने नंदिनी को देखते ही अपनी नजरें फाइलों में गाड़ ली। उन्होंने दबी आवाज में कहा, नंदिनी बेटा, तुम्हारी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठेगा, लेकिन गांव के रसूखदार लोग विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि एक तलाकशुदा औरत हमारे बच्चों को क्या ही संस्कार देगी। वे कहते हैं कि तुम बच्चों को बगावत सिखा दोगी। अगर मैंने तुम्हें यहाँ रखा तो लोग अपने बच्चों का नाम कटवा लेंगे। नंदिनी वहां से बिना एक शब्द बोले अपनी गर्दन ऊंची करके बाहर निकल गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी जम जाने वाली आग थी। उसने ठान लिया कि अब वह किसी की चौखट पर दया की भीख नहीं मांगेगी। उसने अपने घर के बरामदे में ही मिट्टी की जमीन को गोबर से लीप कर साफ किया और वहां छोटे बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गांव की उन बस्तियों का रुख किया जहां के बच्चे मजदूरी करते थे और कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाए थे। उसने उन गरीब माँओं से कहा, मैं आपके बच्चों को मुफ्त में अक्षर सिखाऊंगी, बस उन्हें दोपहर में मेरे पास भेज दिया करें। शुरू में केवल 2-3 डरे हुए बच्चे आए, लेकिन नंदिनी ने उन्हें ऐसे उत्साह से पढ़ाना शुरू किया जैसे वह अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जंग लड़ रही हो। इसी संघर्ष के बीच शहर से मनोज का भेजा हुआ एक चालाक वकील गांव आया। उसने गांव की भरी दोपहर में, जब लोग पेड़ों की छांव में आराम कर रहे थे, नंदिनी को सरेआम तलाक के अंतिम अदालती कागजात सौंपे। उस वकील ने पूरे गांव के सामने अपमानजनक तरीके से कहा, मनोज साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। वे कह रहे हैं कि अगर तुम शांति से इन कागजों पर दस्तखत कर लोगी और दोबारा कभी शहर आकर अपना मुंह नहीं दिखाओगी तो वे तुम्हें कुछ खैरात दे देंगे ताकि तुम अपना गुजारा कर सको। नंदिनी ने उन कागजों को देखा, फिर वकील की आंखों में ऐसी बिजली जैसी चमक के साथ झांका कि वकील की नजरें झुक गई। उसने बिना हाथ कांपे दस्तखत किए और कागज फेंकते हुए कहा, अपने साहब से कह देना कि नंदिनी मैडम का स्वाभिमान अभी उसकी गरीबी से बहुत ऊपर है। मुझे उनकी खैरात नहीं चाहिए। मेरा बेटा अपनी माँ की मेहनत की रोटी खाएगा। उस दिन बलरामपुर के लोगों ने पहली बार उस बेचारी लड़की के भीतर छुपी हुई देवी का साक्षात दर्शन किया। नंदिनी का संघर्ष अब हिमालय की चढ़ाई जैसा कठिन हो गया था। रात को जब अनय सो जाता और पूरा गांव गहरी नींद में होता, तब वह दिए की मध्यम पीली रोशनी में अपनी वही पुरानी फटी हुई मेडिकल की किताबें लेकर बैठ जाती। उसने तय किया था कि वह बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देगी। उसकी रातों की नींद अब किताबों के पन्नों में समा गई थी। कई बार गांव के शरारती तत्व और मुखिया के गुंडे
उसके ट्यूशन सेंटर के बाहर आकर अश्लील फबकियां कसते, कभी उसकी खिड़की पर पत्थर फेंकते तो कभी उसके पिता को रास्ते में रोक कर जलील करते। लेकिन नंदिनी अब पत्थर बन चुकी थी। उसे पता था कि उसके पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो वह इस सामाजिक घृणा के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ले, या फिर अपनी सफलता से ऐसा धमाका करे कि यह पूरा समाज उसके सामने घुटने टेक दे। उसने दूसरा रास्ता चुना था। वह अब केवल एक तलाकशुदा औरत नहीं थी, वह एक योद्धा माँ थी, जिसकी ढाल उसकी शिक्षा थी और जिसकी तलवार उसकी अटूट मेहनत। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ खेतों में भी हाथ बटाती, ताकि घर में दो वक्त का राशन आ सके। भूख, प्यास, अपमान और अकेलेपन ने उसे अंदर से इतना फौलादी बना दिया था कि अब उसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बलरामपुर की उन गलियों में जहाँ कभी उसके नाम पर थूका जाता था, वहाँ की हवाओं में नंदिनी के संघर्ष की एक नई गूंज सुनाई देने लगी थी। यहीं से उसके जीवन के उस स्वर्ण युग की नींव पड़ी, जिसने न केवल उसकी किस्मत बदली बल्कि पूरे समाज की सड़ी गली सोच को भी जड़ से उखाड़ फेंका। उसने अपनी किताबों के बीच एक नया संसार बसा लिया था, जहाँ वह और उसका बेटा जल्दी ही एक गौरवशाली भविष्य की ओर कदम बढ़ाने वाले थे। बलरामपुर की रातों का सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं था। सुदेश जी के उस पुराने जर्जर कच्चे मकान की एक छोटी सी खिड़की से निकलने वाली लालटेन की मध्यम रोशनी अब गांव के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुकी थी। नंदिनी के लिए यह दौर केवल संघर्ष का नहीं बल्कि एक कठिन तपस्या का था। उसकी दिनचर्या सूरज निकलने से कम 2 घंटे पहले से ही शुरू हो जाती थी। जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, नंदिनी उठकर सबसे पहले अनय के लिए रागी का दलिया और अपने बीमार पिता के लिए काढ़ा तैयार करती। उसके बाद वह अपने पिता के पुराने गमछे को सर पर बांधकर खेत की ओर निकल पड़ती। खेतों की वह गीली मिट्टी और ओस की वो ठंडी बूंदें उसके पैरों को काटती थी, लेकिन नंदिनी के मन में जो आग जल रही थी, उसने उसे शारीरिक दर्द से कोसों दूर कर दिया था। वह अकेले ही उस छोटे से जमीन के टुकड़े पर कुदाल चलाती, फावड़ा उठाती और पौधों की निराई करती। गांव के पुरुष जब सुबह सुबह खेतों की ओर निकलते तो उसे इस तरह मर्दों वाले श्रम में लीन देखकर आपस में फुसफुसाते, देखो तो शहर से ठुकराई हुई औरत अब खुद को मर्द साबित करने चली है। आखिर समाज को क्या दिखाना चाहती है? लेकिन नंदिनी ने अपनी चुप्पी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी जुबान से नहीं बल्कि अपनी मेहनत के परिणामों से जवाब देगी। खेतों से लौटने के बाद जब सूरज की तपिश बढ़ने लगती, नंदिनी का असली मिशन शुरू होता। उसका बरामदा स्कूल। अब वहाँ केवल 2-3 बच्चे नहीं बल्कि गांव की दलित और पिछड़ी बस्तियों के लगभग 25 से 30 बच्चे अपनी फटी हुई स्लेट और घिसी हुई पेंसिलें लेकर जुटने लगे थे। नंदिनी उन्हें केवल अक्षर नहीं सिखाती थी बल्कि वह उन्हें बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत देती थी। वह उन्हें सावित्रीबाई फुले और कल्पना चावला की कहानियां सुनाती। वह कहती, बेटा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी शिक्षा ही तुम्हारी पहचान बनेगी। लेकिन इस काम से घर का चूल्हा जलना मुश्किल था। अनय अब 4 साल का हो चुका था और उसकी ज़रूरतें बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अक्सर भूख की चमक देखकर नंदिनी का कलेजा मुंह को आता। कई बार वह खुद रात को केवल पानी पीकर सो जाती ताकि अनय के लिए सुबह का थोड़ा सा दूध बचाया जा सके। एक दोपहर जब वह बच्चों को गणित के सूत्र समझा रही थी, गांव के डाकिये ने उसे एक पुरानी मैगजीन दी जिसमें पास के कस्बे के एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान शिक्षिका की भर्ती का विज्ञापन था। नंदिनी ने अपनी वही एक इकलौती साफ सुथरी सूती साड़ी निकाली, उसे कोयले वाली प्रेस से बड़े जतन से सीधा किया और अपने पिता के पुराने थैले में अपनी डिग्रियां लेकर पैदल ही कस्बे की ओर चल पड़ी। 5 से 6 किलोमीटर की धूल भरी सड़क पर चलते हुए उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी नज़रें केवल स्कूल के गेट पर थी। जब वह इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल हुई तो उसकी बुद्धिमत्ता और विज्ञान पर पकड़ देखकर वहाँ के संचालक दंग रह गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके फॉर्म के मैरिटल स्टेटस वाले खाने में डिवोर्सी शब्द पढ़ा, कमरे का तापमान जैसे गिर गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी ऐनक नाक पर टिकाते हुए बड़े ही रूखे स्वर में कहा,
नंदिनी जी, आपके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन हमारा स्कूल मर्यादा और संस्कारों पर टिका है। अगर हमारे स्कूल के बच्चों के माता पिता को पता चला कि उनके बच्चों को एक ऐसी औरत पढ़ा रही है जिसका अपना घर उजड़ा हुआ है, तो वे क्या सोचेंगे? हम समाज को गलत संदेश नहीं दे सकते। आप शायद किसी छोटे मोटे केंद्र में कोशिश कर सकती हैं। नंदिनी के भीतर जैसे बिजली कड़क उठी। उसने अपनी फाइल मेज से उठाई और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, आप बच्चों को विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं या रूढ़िवादी विचारधारा? अगर एक औरत का घर टूटना उसके चरित्र का पैमाना है, तो आपकी शिक्षा व्यवस्था ही बीमार है। मुझे ऐसे संस्थान का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है जहां योग्यता से बड़ा सामाजिक ठप्पा हो। वो बिना पीछे मुड़ी वहां से निकल आई। उस दिन रास्ते में घर लौटते समय उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने पसीने और गुस्से को पोंछा और एक भीषण प्रतिज्ञा ली। उसने तय किया कि अब वह किसी के रहमो करम पर आधारित प्राइवेट नौकरी के लिए कभी हाथ नहीं फैलाएगी। वह सीधे सरकारी तंत्र के सबसे बड़े कठिन द्वार को तोड़ेगी, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी। यहीं से नंदिनी के जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जहां उसने दिन और रात के अंतर को मिटा दिया। उसके पास न तो कोचिंग के लिए पैसे थे, न ही इंटरनेट की सुविधा। उसके पास केवल वही पुराना लोहे का बक्सा था जिसमें उसकी मेडिकल की पुरानी किताबें, कुछ उधार ली गई जनरल नॉलेज की मैगजीन्स और पिता द्वारा पुराने अखबारों से काट कर रखी गई कतरनें। उसकी रातें अब मिट्टी के तेल के दिए के धुएं और किताबों के पुराने पन्नों की महक के बीच बीतने लगी। जब अनय सो जाता और पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता, नंदिनी इतिहास की तारीखों और विज्ञान के रहस्यों में खो जाती। कई बार तेल खत्म हो जाता तो वह सड़क के किनारे लगी एकमात्र सौर ऊर्जा वाली लाइट के नीचे जाकर बैठ जाती। गांव के कुछ अराजक तत्व वहां भी उसे परेशान करने आते, फपकियां कसते, देखो पागल औरत को अब रात में भी रोशनी खोज रही है। लेकिन नंदिनी को केवल अपने पिता की झुकती कमर और अनय का भविष्य दिखाई देता था। उसी दौरान नियति ने उसकी एक और अग्नि परीक्षा ली। उसके पिता सुदेश जी खेत में काम करते समय अचानक गिर पड़े। उन्हें शहर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पता चला कि उनकी किडनी में संक्रमण हो गया है और फौरन इलाज की जरूरत है। घर में 1 रुपए भी नहीं था। नंदिनी ने बिना समय गंवाए अपनी शादी की आखिरी निशानी, चांदी की पायल और अपनी माँ के गहने साहूकार के पास गिरवी रख दिए। वह अस्पताल के उस ठंडे और बदबूदार बरामदे में बैठकर एक हाथ से अपने पिता के पैर दबाती और दूसरे हाथ में अपनी किताब रखती। अस्पताल की नर्सें उसे देखकर फुसफुसाती थी कि ये कैसी पत्थरदिल औरत है जो पिता की बीमारी में भी पढ़ाई कर रही है। पर नंदिनी जानती थी कि अगर वह आज नहीं पढ़ी और रुक गई तो वह कल अपने पिता के इलाज का खर्च कभी नहीं उठा पाएगी। उसने अपने दुख को अपनी ऊर्जा में बदल लिया। अस्पताल से लौटने के बाद कर्ज का बोझ और भी बढ़ गया। साहूकार अब रोज सुबह दरवाजे पर आकर भद्दी भद्दी गालियां देता और घर कुर्क करने की धमकी देता। नंदिनी के ट्यूशन की मामूली सी कमाई ब्याज चुकाने में भी कम पड़ जाती। उस समय नंदिनी ने वह काम भी किया जो गांव की ऊंची जाति की औरतें सोच भी नहीं सकती थी। वो गांव के रसूखदार घरों में जाकर गेहूं पीसने, धान कूटने और कपड़े धोने का काम करने लगी। जिन औरतों ने कभी उसके तलाक पर ताने दिए थे, आज वह उन्हीं के आंगन में काम कर रही थी। लेकिन काम करते समय भी उसका दिमाग शांत नहीं रहता था। वह दीवार पर गणित के सूत्र लिखकर उन्हें याद करती रहती थी। उसने कभी अपना सिर नहीं झुकने दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे देखकर लोग चाहकर भी उसे कमजोर नहीं कह पाते थे। वह ऐतिहासिक दिन भी आया जब बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की घोषणा हुई। नंदिनी का परीक्षा केंद्र पटना में था। उसके पास पटना जाने के लिए बस का किराया तक नहीं था। उसने अपनी माँ की आखिरी रेशमी साड़ी, जो उन्होंने अपनी शादी की आखिरी निशानी समझकर बचा कर रखी थी, उसे बेच दी। जब वह पटना के उस विशाल परीक्षा केंद्र पर पहुंची तो वहां हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं महंगे बैग और कोचिंग के नोट्स लिए खड़े थे। नंदिनी वहां एक साधारण से सूती साड़ी और हाथ में अपनी पुरानी घिसी हुई पेंसिल लिए किसी योद्धा की तरह खड़ी थी। जब उसे प्रश्न पत्र मिला तो उसे लगा कि उसके पिछले 5 वर्षों का हर आंसू, हर अपमान, हर काली रात और समाज का हर ताना उस कागज पर जवाब बनकर उतर रहा है।
उसने अपने उत्तरों को ऐसे लिखा मानो वह अपनी किस्मत की नई इबारत लिख रही हो। उसने एक भी सवाल नहीं छोड़ा क्योंकि वह जानती थी कि एक एक अंक उसके और अनय की आज़ादी की कीमत है। परीक्षा देकर जब वह वापस अपने गांव लौटी तो 3 महीने का वह इंतजार किसी जेल की सजा जैसा था। गांव के लोग अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुखिया के बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये पागल हो गई है, अब इसे किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए। भला एक तलाकशुदा औरत और खेतों में काम करने वाली औरत सरकारी अफसर कैसे बन सकती है? लेकिन नंदिनी शांत रही। वह रोज सुबह अपने बगीचे में लगे पौधों को सींचती और अनय को जीवन के कड़े पाठ सिखाती। वह उमस भरी दोपहर जब नंदिनी आंगन में अनय के बाल काट रही थी, उसने देखा कि गांव का पोस्टमैन साइकिल की घंटी बजाता हुआ सीधे उसके घर की ओर आ रहा है। पोस्टमैन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कांपते हाथों से एक पीले रंग का लिफाफा नंदिनी को थमाया। नंदिनी की धड़कनें जैसे रुक गई। उसने धीरे से लिफाफा खोला। उसमें सरकारी मोहर लगी थी और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, चयन सूची प्रथम स्थान, जिला मुख्यालय। नंदिनी का चयन माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान की वरिष्ठ शिक्षिका के रूप में हो गया था। उसने न केवल परीक्षा पास की थी बल्कि पूरे जिले में टॉप किया था। नंदिनी की आंखों से उस पल आंसू नहीं गिरे बल्कि उसकी आंखों में वो चमक लौट आई जो बरसों पहले बलरामपुर की उस छोटी लड़की की आंखों में हुआ करती थी। वह दौड़कर अपने पिता के पास गई जो खाट पर लेटे हुए थे। उसने उनके हाथ में वह नियुक्ति पत्र रख दिया। सुदेश जी ने कांपते हाथों से अपना चश्मा लगाया और जैसे ही नियुक्ति शब्द पढ़ा वे बिलख बिलख कर रो पड़े। माँ लीला देवी ने दौड़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। उस दिन बलरामपुर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। वह सन्नाटा हार का था, समाज की सड़ी गली सोच की हार का, उन तानों की हार का और उन लोगों की हार का जिन्होंने नंदिनी को खत्म मान लिया था। नंदिनी ने फौरन अपना पुराना थैला तैयार किया। अब उसे ट्रेनिंग के लिए शहर जाना था। जिस दिन वह गांव से विदा हो रही थी, वही लोग जो उसे अभागन कहते थे आज उसके दरवाजे पर फूल लेकर खड़े होकर उसे बधाइयाँ दे रहे थे। कुछ औरतें तो अपनी छोटी बच्चियों को लेकर आई और नंदिनी के पैर छूने को कहा। नंदिनी ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने बस मुस्कुराकर अपनी माँ और पिता के पैर छुए, अनय का हाथ पकड़ा और बस की ओर चल दी। इस बार वह बस का सफ़र उस पुराने दर्दनाक सफ़र जैसा नहीं था। इस बार नंदिनी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और जीतने के लिए पूरा ब्रह्मांड था। उसकी मेहनत ने यह साबित कर दिया था कि एक औरत की नियति उसके वैवाहिक स्थिति से नहीं बल्कि उसकी कलम की ताकत और उसके अटूट साहस से तय होती है। उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली थी बल्कि बलरामपुर की हर उस लड़की के लिए एक मिसाल कायम कर दी थी, एक मसाल जला दी थी जिसे समाज ने बोझ समझकर रखा था। बलरामपुर की उन धूल भरी पगडंडियों से शुरू हुआ संघर्ष अब सफलता के उस महामार्ग पर पहुंच चुका था जहां पीछे मुड़कर देखने पर केवल कांटे और पत्थर नहीं बल्कि आत्मशक्ति की एक सुनहरी लकीर दिखाई देती थी। नंदिनी की नियुक्ति जिला मुख्यालय के एक प्रतिष्ठित सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान की वरिष्ठ शिक्षिका के रूप में हुई थी। जिस दिन उसने पहली बार स्कूल की दहलीज पर कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसकी रूह पर लगे सारे घाव अचानक भरने लगे हैं। अब उसने ब्लैकबोर्ड पर अपना नाम लिखा, नंदिनी शाह। तो उसे एहसास हुआ कि सालों बाद उसने अपनी पहचान वापस पाई है। वह अब किसी की परित्यक्ता पत्नी नहीं, वह नंदिनी मैडम है जिसके हाथों में सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवारने वाला ताकत था। शहर में उसे एक छोटा सा सरकारी आवास मिला था। वह दिन नंदिनी के जीवन का सबसे भावुक कर देने वाला दिन था जब उसने अनय को शहर के एक बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलाया। अनय जब अपनी नीली यूनिफॉर्म पहनकर और पीठ पर बस्ता टांगकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो नंदिनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अनय को गले से लगाकर कहा, बेटा, आज से तुम्हारी पहचान तुम्हारी माँ के संघर्ष से होगी। तुम्हें कभी अपना सिर झुकने नहीं देना है। अनय, जो अपनी माँ के संघर्षों को बहुत करीब से देख चुका था, अपनी छोटी सी उम्र में ही समझदार हो गया था। उसने अपनी माँ की आंखों में झांका और वादा किया कि वह एक दिन उसे दुनिया की हर खुशी देगा। स्कूल में
नंदिनी ने अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाई थी। वह केवल किताबी ज्ञान नहीं देती थी, बल्कि अपनी छात्राओं को आत्मनिर्भरता और स्त्री शक्ति का सजीव पाठ पढ़ाती थी। वह अक्सर अपनी क्लास में कहती, मेरे बच्चों, शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह वह रोशनी है जो समाज की सड़ी गली रूढ़ियों की बेड़ियों को काट देती है। कभी किसी को यह हक मत देना कि वह तुम्हारी काबिलियत का फैसला तुम्हारी वैवाहिक स्थिति या तुम्हारी गरीबी से करे। नंदिनी की पढ़ाने की शैली और उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि पूरे जिले में उसकी चर्चा होने लगी। उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका के राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया। जिस दिन उसे राज्यपाल के हाथों से सम्मानित किया गया, उस दिन अखबारों के पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर छपी थी। उसकी कहानी अब केवल बलरामपुर तक ही सीमित नहीं थी। वह पूरे बिहार की उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी जो समाज के डर से अपने सपनों का गला घोंट देती है। इधर बलरामपुर में हवाएं अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो लोग कभी सुदेश जी को देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे या ताने मारते थे, आज वे उनके दरवाजे पर अपनी बेटियों और बहुओं के करियर की सलाह लेने के लिए कतार लगाकर खड़े रहते थे। मुखिया जी, जिन्होंने कभी नंदिनी के चरित्र पर उंगली उठाई थी, आज गांव के हर उत्सव में सुदेश जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते थे। वे बड़े गर्व से कहते, नंदिनी तो हमारे गांव की वह चिंगारी है जिसने पूरे जिले में उजाला कर दिया है। सुदेश जी और लीला देवी के चेहरे पर अब चिंता की झुर्रियां नहीं, बल्कि गौरव की मुस्कान थी। नंदिनी ने अपनी पहली बड़ी बचत से वह पूरा खेत साहूकार से छुड़ाया जो उसके पिता ने उसके संघर्ष के दिनों में गिरवी रखा था। उसने उस खेत के एक हिस्से में अनय नंदिनी पुस्तकालय की स्थापना की, जहां गांव का कोई भी बच्चा मुफ्त में किताबें पढ़ सकता था। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके गांव की कोई भी लड़की संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई न छोड़े। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। अनय अब बड़ा हो चुका था और उसने अपनी माँ की रातों की मेहनत, दिए की रोशनी में की गई पढ़ाई और समाज के तिरस्कार को ही अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया था। उसने दिन रात एक कर दिया और अपनी माँ के उस अधूरे सपने को पूरा करने की ठान ली जिसे समाज ने वर्षों पहले कुचल दिया था। अनय का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में हो गया। जिस दिन संघ लोक सेवा आयोग UPSC का परिणाम आया और अनय का नाम मेरिट लिस्ट के शीर्ष पर लिखा गया, पूरा बलरामपुर दिवाली की तरह जगमगा उठा। गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ सुदेश जी के घर पर जश्न मनाया। नंदिनी के लिए यह पल उसकी पूरी जिंदगी की तपस्या का सफल समापन था। कहानी का सबसे मार्मिक और निर्णायक मोड़ तब आया जब अनय की पहली ट्रेनिंग और पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां मनोज, नंदिनी का पूर्व पति, रहता था। मनोज, जिसने कभी नंदिनी को गांव की गंवार और अनपढ़ कहकर घर से निकाल दिया था, आज समय की मार से पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी वह आधुनिक प्रेमिका कल्पना उसे तब छोड़ गई जब मनोज की कंपनी घाटे में चली गई और उसे शराब की लत लग गई। वह अब एक जर्जर मकान में गुमनामी और बीमारी की जिंदगी जी रहा था। जब शहर में खबर फैल गई कि नया युवा अधिकारी अनय कुमार कार्यभार संभालने आ रहा है, तो मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस बच्चे को उसने सड़क पर फेंक दिया था, आज वह जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर लौट रहा है। शर्म, पछतावे और थोड़े से लालच के साथ मनोज एक दिन अनय के दफ्तर पहुंचा। दफ्तर के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया, लेकिन जब उसने अपना परिचय दिया तो उसे अंदर जाने की अनुमति मिली। अनय के आलीशान दफ्तर में एक बड़ी मेज के पीछे अनय बैठा था और उसके ठीक बगल में एक गौरवमयी कुर्सी पर नंदिनी मैडम बैठी थी। नंदिनी ने सफ़ेद रंग की गौरवमयी साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर अब न तो कोई गुस्सा था, न कोई प्रतिशोध की भावना। उसकी आंखों में केवल एक गहरी और असीम शांति थी। मनोज ने कांपती आवाज में सिर झुकाकर कहा, नंदिनी, अनय, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम दोनों को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या तुम मुझे अपने जीवन के किसी कोने में जगह दे सकते हो? नंदिनी अपनी कुर्सी से उठी, खिड़की के पास जाकर दूर क्षितिज की ओर देखने लगी और बड़े ही शांत लेकिन वज्र जैसे दृढ़ स्वर में बोली, मनोज जी, मैंने आपको बहुत साल पहले ही माफ़ कर दिया था। वो माफ़ी में आपके प्रति कोई प्रेम नहीं था, बल्कि
वो मेरी अपनी शांति के लिए थी। सच तो यह है कि मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। अगर आपने उस तूफानी रात में मुझे घर से बाहर नहीं धकेला होता तो शायद मैं आज भी आपकी रसोई में नमक और चीनी का हिसाब लगा रही होती। आपने मुझे घर से नहीं निकाला था, बल्कि आपने मेरी बेबसी की बेड़ियां काट दी थी। आज जो सम्मान, जो पद और जो बेटा मेरे पास है, वह सब उस दिन मिले तिरस्कार की ही फसल है। नफरत कमजोर लोग करते हैं मनोज जी, और मैं अब बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। अनय अपनी कुर्सी से उठा और अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसने मनोज की ओर देखा और बड़ी ही परिपक्व आवाज में कहा, श्रीमान, जीव विज्ञान के आधार पर आप मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन मेरे व्यक्तित्व और मेरी सफलता की हर ईंट मेरी माँ ने अपने खून, पसीने और अपने स्वाभिमान से रखी है। आपके लिए मेरे मन में न तो घृणा है और न ही जगह। कानूनन जो आपकी मदद हो सकेगी वह प्रशासन करेगा, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारा रिश्ता उसी रात खत्म हो गया था जब आपने हमें सड़क पर छोड़ दिया था। आप अब यहाँ से जा सकते हैं। मनोज बिना एक शब्द बोले अपना सिर झुकाए उस दफ्तर से बाहर निकल गया। यह नंदिनी की सबसे बड़ी जीत थी। बिना हाथ उठाए, बिना चिल्लाए, केवल अपनी योग्यता और चरित्र से अपने दुश्मन को मौन कर देना। आज नंदिनी अपनी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के करीब है, लेकिन उसका उत्साह आज भी उस 7 साल की लड़की जैसा है जो बलरामपुर की गलियों में किताबों का बंडल लिए दौड़ती थी। उसने बलरामपुर में एक अत्याधुनिक महिला सशक्तिकरण केंद्र और एक बड़ा अस्पताल बनवाया है, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। वह अब हजारों अनाथ बच्चों की मां और बेसहारा महिलाओं की मसीहा मानी जाती है। वह अक्सर शाम को बलरामपुर के अपने पुराने कच्चे मकान, जिसे उसने अब एक प्रेरणा केंद्र बना दिया है, उसकी आंगन में बैठती है और उस पुराने लोहे के बक्से को देखती है। उस बक्से में अब केवल धूल भरी पुरानी किताबें नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अमर गाथा कैद थी जिसने समाज को आईना दिखा दिया था। सूरज धीरे धीरे गंडक नदी के पीछे ढल रहा था, लेकिन नंदिनी के चेहरे पर जो दीप्ति थी वो बता रही थी कि उसका नया सवेरा अब कभी अस्त नहीं होगा। उसने साबित कर दिया था कि एक स्त्री की नियति उसके विवाह या उसके पति से तय नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी इच्छा शक्ति और शिक्षा से तय होती है। बलरामपुर की हवाओं में अब भी सौंधी महक है, लेकिन अब वो महक किसी की बेबसी की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की के असाधारण व्यक्तित्व और उसकी ऐतिहासिक जीत की है। संगीता की कहानी हर उस इंसान के लिए एक मसाल है जो अंधेरों से घबराकर बैठ जाता है, यह बताने के लिए कि हर हौसला बुलंद हो तो राख से भी नया ब्रह्मांड रचा जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी नंदिनी और मनोज की। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, और इस कहानी में कौन सी घटना ने आपको दिल को छू गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।